है वो जीएमओ है या नहीं है, और जीएमओ है पूरा नाम क्या होता है आप लोग बताइए। जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है, किसी को नहीं मालूम? हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्या होगा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, है ना, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होता है। तो इसके अलावा आपको बताना है बीटी क्रॉप्स क्या है, बीटी क्रॉप्स क्या होती है बताइए। हाँ तेज बोलो। ये कीट से बचे रहे हैं, इसी और कोई बताना चाहेगा? बीटी क्या कुछ है? बीटी क्रॉप्स क्या है? जब किसी फसल के जब किसी वांछित जीव को निकालकर फसल के अवांछित जीव की जगह पर स्थानांतरित करते हैं तो उसी को ही कहते हैं। आपने वांछित शब्द का प्रयोग करा ना? वांछित। हाँ, तो आपको ये बोलना है कि बीटी जो होता है, बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस thuringiensis एक जीवाणु है, इसमें एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन्स, और यह जीन क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को कहते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और शॉर्ट में उसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, मतलब छोटा कम शब्द में लिख देते हैं क्राई प्रोटीन। क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन। और यह क्राई प्रोटीन क्या करता है, जब कोई क्राई प्रोटीन ये किसी के कीट के अंदर जाता है तो उसके गट में, तो उस जीन्स को वैज्ञानिकों ने क्या करा, निकाला वहां उस बैक्टीरिया से और पौधे में डाल दिया। अब पौधे में डाल दिया तो पौधे में पौधा क्या बनाने लगा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाने लगा। अब उस पौधे को कोई भी कीट खाएगा तो कीट के गट में जाके ये प्रोटीन एक्टिव मोड में हो जाएगी क्षारीय माध्यम में, और वो प्रोटीन क्या करेगी, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या करेगी, उसको डिसॉल्व कर देगी, कीट मर जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीट बीटी क्रॉप्स से कीट मर जाते हैं, मवेशी क्यों नहीं मरते? क्योंकि मवेशी यानी कि जैसे हम लोग हैं, या मवेशी जो होते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल, तेज बोलिएगा ताकि जो है आपकी आवाज रिकॉर्ड हो, ठीक है? हाँ, तो अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? सर जॉर्ज ग्रेगर मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना? अच्छा, इन्होंने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था उस प्लांट का नाम बताइए। मटर का बोटेनिकल नेम बताइए। पाइसम सटाइवम। गुड। तो जो पाइसम सटाइवम है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, गुणसूत्र कितने थे? अच्छा, मेंडल के 3 नियमों के नाम बताइए। स्वतंत्र अभिवन का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अभिवन का और प्रभाविता, है ना? अच्छा, मेंडल की सफलता का कारण क्या था? मेंडल सफल क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे थे, तो मेंडल ही क्यों सफल हुए? सर मेंडल ने इसके मटर के 7वीं प्रयास लक्षणों तक इनका अध्ययन किया था। हाँ, मतलब बहुत धैर्य था, लगातार मेहनत करते रहे, है ना? गुड। और दूसरा कारण मटर को चुना। अच्छा, मेंडल फिर असफल हुए? यस सर, है ना? क्योंकि तो असफलता के क्या कारण थे? सर मेंडल ने जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जा रहा था उसको नाम नहीं दे पाया, उसे उन्होंने कारक नाम दिया था। हाँ, ये तो इसके कारण असफल नहीं हुए थे, उन्होंने जीन्स को फैक्टर नाम दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, तुमने बढ़िया बताया मुझे। असफलता के कारण जैसे डार्विनिज्म, यानी उस समय जिस समय मेंडल अपना सिद्धांत दे रहे थे उस समय डार्विन ने एवोल्यूशन से संबंधित विकास से संबंधित सिद्धांत दे दिए, है ना? और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, है ना, कम्युनिकेशन नहीं था, और उनका जो प्रकाशित किया उनका जो तीसरा और कारण मैं बता दूं, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, है ना? जैसे मैंने मान लीजिए ये आप लिखा, ये क्या लिखा है नहीं जानते ना, और मैं कह दूं कि ये क्या लिखा है, आप पढ़ लोगे। कुछ बच्चे ये भी नहीं जान पाएंगे तो मैं ये लिख दूं, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये भी लिखा है राम, बट आप पढ़ नहीं पाए क्योंकि इसको लैंग्वेज का आपका ज्ञान नहीं। तो मेंडल क्या थे, मैथमेटिशियन थे, एक अच्छे गणितज्ञ थे, है ना? और ये जो बायोलॉजिस्ट के पास ले जाते थे तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट निकाले इन्होंने। अब मैथमेटिशियन के पास जब जाते, बायोलॉजिस्ट के पास जाते तो बायोलॉजिस्ट को मैथ में आती नहीं थी, और ये एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो जितना बायोलॉजिस्ट सीनियर थे वो अब लोग तो कहते ना कि मुझे मैथ आती नहीं है, बोलते तुम्हारा गलत है राम, है ना? तो गणितज्ञ का होना भी असफलता का सबसे बड़ा तीसरा कारण था। ठीक है भाई, चलो तुम दिखाओ चार्ट में क्या बनाया है। डीएनए, ठीक है, डीएनए। हाँ, डीएनए का पूरा नाम बताइए। हाँ, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, आपको बढ़िया क्वेश्चन का आंसर देना है। डीएनए का पूरा नाम? वेरी गुड। अच्छा, ये अगर हम बात करें
ये एक एसिड है और बेस है, मतलब एसिड है, एसिडिक माध्यम है इसका, या बेसिक माध्यम है? एसिड है ना। अच्छा, इस पे माइनस का चार्ज होगा या प्लस का चार्ज होगा? डीएनए पे हाँ, कोई भी एसिड है तो उस पे, कोई भी एसिड, डीएनए की बात खत्म करिए, कोई भी एसिड है तो उस पे माइनस का चार्ज होगा या प्लस का चार्ज होगा? प्लस का चार्ज, माइनस का चार्ज होगा, है ना। क्या होगा? माइनस का चार्ज होगा, डरिए नहीं, ठीक है। आप ये बताइए, डीएनए में जो एडेनिन होता है, जो एडेनिन होता है किसके साथ जुड़ता है? डीएनए में जो एडेनिन होता है किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ। गुड, थाइमिन के साथ। किसके साथ? थाइमिन के साथ जुड़ता है, ठीक है भाई। अब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? डबल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल में कौन सा ऐसा होता है, ठीक है, जो डीएनए में नहीं पाया जाता? यूरेसिल किसमें पाया जाता है? डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? किस सन में? 1953 में। नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया? 1962। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए, एक डंडे से दूसरे डंडे के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक राउंड की 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बढ़िया। और डीएनए का त्रिज्या कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम, वेरी गुड। कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। अच्छा, तुमने भी पढ़ाया है। अच्छा, ये LH लिखा है, LH का पूरा नाम क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यहाँ पे लिखा है FSH। FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, है ना। आपने देखा होगा, आधुनिक समय में देखा गया है महिलाओं में बहुत सारा जो है ओवेरियन सिस्ट होती है ना, ओवरी में गांठ होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, कहीं को ओवरी को निकालना पड़ रहा है, यूटेरस को निकालना पड़ रहा है, उसका क्या कारण है? जो फॉलिकल होती है, ठीक है, नहीं हो पाती, हाँ, या विकसित नहीं हो पाती, या फिर विकसित हो गई तो उसी में उनका जो फॉलिकल होता है वो रह जाता है, और इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाती है? सिस्ट बन जाती है ना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। आप ये बताइए, कितनी कोशिकाओं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है? कितनी कोशिकाओं का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, कितनी कोशिकाओं का भ्रूण जो है आउट ऑफ यूटेरस रखा जा सकता है? 8 बताइए। 32 कोशिकाओं तक। 32 कोशिकाओं तक आप आउट ऑफ यूटेरस रख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको यूटेरस में डालना ही डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो एम्ब्रियो बेकार हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, आपको एक आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं। आप ये बताइए, बहुत बढ़िया बनाया आपने भाई। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइंस की सिंटिया से हुई। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बायोस प्लस लॉजी से, है ना। लॉजी जो शब्द लिया गया किस शब्द से लिया गया? किसे? ग्रीक। कौन सा वर्ड था? लॉगस। लॉगस मींस क्या होता है? टू डिस्कोर्स और स्टडी, अध्ययन करना, ठीक, गुड। आपने प्लाज्मिड बनाया है भाई। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वाहक है। प्लाज्मिड क्या है? क्लोनिंग वाहक है। हाँ, क्लोनिंग वाहक कहाँ पाया जाता है? ये बैक्टीरिया में। गुड। आपको डिफाइन करना है कि प्लाज्मिड क्या है, तो आप बोलेंगे प्लाज्मिड बैक्टीरिया में मुख्य जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जीवाणु में मुख्य केंद्रक डीएनए को छोड़कर जितने भी छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड को काटने वाला जो एंजाइम होता है उसका क्या नाम होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, इस दो एंजाइम में से एक को आणविक चाकू कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं, उसका नाम बता सकते हैं? उसी को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। गुड। और मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहते हैं? लाइगेज एंजाइम। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। अच्छा, एक बात और पूछनी है इसमें, ओराई होता है, ओराई का काम क्या होता है? ओरिजिन वहां से ही जो क्लोनिंग होता है वो स्टार्ट होती है, वहां से। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। फाइल कौन सी बनाया भाई? अच्छा, ठीक है, आपने ये बनाया, पोलन ग्रेन बनाया है। पोलन ग्रेन की ऊपर वाली जो सबसे लेयर होती है उसका नाम बताइए। एग्जाइम किस प्रोटीन से बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है भाई आपकी, ठीक है। आपको ये बताना है कि स्पोरोपोलेनिन के बाद जो है एक लेयर होती है, यानी कि एग्जाइम के बाद होती है, उस लेयर का नाम बताइए। एंटाइन, ठीक है। वो किसका बना हुआ? लैक्टोसेलुलोज। ठीक, गुड। अच्छा, आपको ये बताना है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जेनरेटिव है, कौन सा वेजिटेटिव है? एक लोग बोलिए, तुम बोलो। जिसमें जीव द्रव्य चले जाते हैं उसे कायिक कोशिका कहते हैं, जिसमें कम जीव द्रव्य चले जाते हैं जनजनिक कोशिका। हाँ, कायिक कोशिका। अच्छा, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन परागण। परागण किसे कहते हैं? नर युग्मक का मादा के प्रतिभाग्र पर
हाँ, वर्तिकाग्र पर गिरने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। बट जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है देन दिस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाती है ना। ठीक, आपको दिखाइए आपने क्या बनाया है भाई, इसका नाम बताइए, इसे आप क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प, बहुत अच्छा। बाइसेक्सुलेट फ्लावर, बाइसेक्सुलेट फ्लावर इसको क्यों कहते हैं? इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर दोनों जनरंग नर तथा मादा दोनों जाए। हाँ, नर तथा मादा दोनों, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं ये आपने यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है। आपको ये जो होता है इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, आपने इसको जायांग लिखा है ना। ये इधर आपने सही लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये एरो यहाँ तक आनी चाहिए, है ना। ये जायांग है, ठीक है भाई। तो आप ये बताइए इसमें कौन सा नर है और कौन सा मादा है? इसमें पुंकेसर नर है। हाँ। और जायांग मादा है। जायांग मादा है, ठीक है भाई। चलिए आपको बताना है कि इसमें जैसे ये परागकण है, इस पे गिरा तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निषेचन, परागण कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, आपको ये बताना है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं या किसमें होता है? द्विबीजी पौधों में, ठीक है भाई। आपको ये बताना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये संरचना बनी है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि ये किस चीज की संरचना, बताइए जल्दी से। बीजांड की, वेरी गुड। अब ये बताइए बीजांड में कितनी सेल होती हैं? 7 कोशिका 8 केंद्र होते हैं। अच्छा, 7 सेल होती हैं। तो न्यूक्लियस कितना होता है? न्यूक्लियस 8। गुड, ठीक है, बढ़िया, ठीक, सही। और कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पूछे गए क्वेश्चन, ठीक। इमैस्कुलेट करना है, बंध्याकरण करना है, तो आप कैसे बंध्याकरण करेंगे? जो नर पुष्प करना हो उसको परागकण जो होता है उसको काट कर पुंकेसर को, है ना। तो पुष्प इमैस्कुलेटेड हो गया, ठीक, गुड। और अच्छा, आप ये बताइए बायोटेक्नोलॉजी से आप कौन कौन से काम करवा सकते हैं? एक लोग बोलिए। जेनेटिक रोग के उपचार में, है ना, यानी जीन सर्जरी करवा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि माँ के दूध जैसा जो गाय से दूध बनाया गया है ना, उस गाय का नाम कुछ पता है? रोजी गाय। अच्छा, ये वैज्ञानिकों ने क्यों बनाया था? प्रोटीन की अधिकता के लिए। प्रोटीन की अधिकता के लिए। क्यों, माँ में कम थी क्या? एक लोग नहीं, अधिक मात्रा में क्यों जरूरत? क्योंकि देखो माँ जो होती है वो बच्चे के लिए पोषक पदार्थ देती है ना। अच्छा, जो माँ का पहला दूध होता है उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। हाँ, तो आखिर माँ के दूध जैसा ही गाय में दूध क्यों बनवाया गया, ये कारण आपको बताना है। आपने कहा उच्च प्रोटीन के लिए, है ना। उच्च प्रोटीन की क्या जरूरत है भाई? माँ तो मेरी नेचुरल है ना। नेचर से अच्छा कोई बना नहीं सकता, फिर हमें कृत्रिम तरीके से गाय में क्यों बनाना पड़ा? वो उनके लिए था जिनकी जो माएँ थी जन्म के तुरंत बाद मर जा रही थी, है ना। तो बच्चों में कुपोषण ना हो, उस कमी को पूरा करने के लिए कहा गया कि भाई बच्चों को गाय की दूध पिलाया जाएगा। तो क्यों ना हम माँ से वो जीन्स निकाल लें जो माँ प्रोटीन बनाती है, और वो वाला जीन्स किसमें डाल दें? गाय में डाल दें। तो ये गाय क्या करेगी? माँ के जैसा, है ना। अच्छा, ह्यूमिलिन क्या है? ह्यूमिलिन एक जैसे हेमोसाइनिन होता है, इंसुलिन हमारे लिवर से निकलता है, उसी पैनक्रियास से निकलता है, वो आर्टिफिशियल है। ह्यूमिलिन आर्टिफिशियल, सिंथेटिक है ना। अच्छा, इसमें भारत की कंपनी एक इन्वॉल्व है, एक अमेरिका की कंपनी इन्वॉल्व है। नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसमें अमेरिका की नहीं, दोनों इन्वॉल्व है ना। एक रैनबैक्सी और एली लिली, है ना, ठीक है। इन्होंने ही मिलके ह्यूमिलिन बनाया, बढ़िया बताया आप लोगों ने। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, है ना, मधुमेह रोग होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपसे हम पूछेंगे, टर्नर सिंड्रोम जो होता है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का नंबर कितना होता है? 45। टर्नर सिंड्रोम यानी कि कम हो गया, तो फिर व्यक्ति दिखने में कैसा लगेगा? चेहरा मंगोले जैसा। अच्छा, वो दिखने में महिला जैसा लगेगा, पुरुष रहेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए उसकी लास्ट 23वीं वाली जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें सिर्फ और सिर्फ वायु हो, ऐसा कि अभिव्यक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाएगी, जन्म नहीं ले पाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस क्या है?
जब कोई मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, कोई भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कोई भी, और महिला का निगेटिव हो, ए निगेटिव, बी निगेटिव, कोई भी निगेटिव, और उसका विवाह हो गया, तो जो पहली संतान होगी वो जन्म ले जाएगी, बाकी की जितनी संतान होंगी ब्लड क्लॉटिंग के कारण क्या हो जाएगा, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट मतलब फट जाएंगे, और फिटेलिस मतलब फीटस यानी बच्चा, बाकी जितने बच्चे होंगे गर्भ में मर जाएंगे, जन्म के तुरंत बाद मर जाएंगे। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ठीक है, आईवीएफ का पूरा नाम बताइए। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपको हॉट स्पॉट बताना है। भारत में कितने हॉट स्पॉट है? 36। भारत में 3 है। भारत में 3। ठीक, टोटल विश्व में 36। टोटल विश्व में 36। कितने हैं? एक बार और बताइए भाई। 108 36। चलो अच्छा, अपने टीचर से पूछो। भारत में बेटा 6 हो गए हैं। हाँ, लेटेस्ट पे लौटा 6 हो गए हैं। चलो अच्छा, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आईवीएफ का पूरा नाम। अच्छा, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर है? नेशनल पार्क में जो चरवाहे होते हैं वो सब जगह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंडर में होता है, तो उसमें जाने की अनुमति नहीं होती है। और उसके नीचे जो होता है उसमें चरवाहों को जाने की अनुमति होती है, बिना पेड़ पौधे और जानवरों को नुकसान। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा इसमें हर रैंक प्रजातियों का अध्ययन हो गया। बिल्कुल, जो रैंक प्रजातियों को उसमें नियंत्रण लिखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपकी बुक का है, कॉपी में लिखा होगा कि ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो भी संकटग्रस्त नहीं है? संकटग्रस्त नहीं है स्तनधारी। एक सिंग वाला गेंडा। हाँ, मानव मानव हानिग्रस्त नहीं है। संकटग्रस्त नहीं है। हाँ? संकटग्रस्त नहीं है स्तनधारी। अक्सर घर में हम लोग ही आएंगे। हाँ, हम लोग भी आते हैं, लेकिन उसमें ये बुक में आपकी क्वेश्चन लिखा नहीं है कि मनुष्य। आपकी बुक का क्वेश्चन है जो आप कॉपी में पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, जो भी सीरीज वगैरह पढ़ते होंगे, उसमें ये है कि ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो अभी संकटग्रस्त नहीं है? डॉल्फिन। हाँ, वो तो है। नील गाय है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? नील घास से तो निकाला जा रहा था ना, बीटा सेल से जो रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, तो और जो है आप ये बताइए, जैसे आईयूडी का नाम पढ़े होंगे। आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, है ना? एक इंट्रा अच्छा, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में नसबंदी करते हैं। हाँ, यानी कि किसको काटा जाता है? इसमें फलोपियन ट्यूब को, अंडवाहिनी नलिका को, कट एंड टाइड, है ना? दिस प्रोसेस ट्यूबेक्टोमी। बट व्हाट इज वैसेक्टोमी? वैसेक्टोमी होता है 10 पट्टी, जिसमें शुक्रवाहिनी को काटा जाता है, जिसमें वीर्य में शुक्राणु निकल जाते हैं। एक लोग बोले तो आवाज क्लियर आएगी। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग परिवार नियोजन की अस्थायी विधि जो टेम्पररी मेथड है उसके दो बताइए, प्रोसेस बताइए। अस्थायी विधियां कौन सी? फैमिली प्लानिंग की परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन सी हैं? मालाडी, कॉपर्टी। अच्छा, एक क्वेश्चन है तुम लोगों में, एक क्वेश्चन है कि जनन ग्रंथियों को हटा दिया जाए तो क्या यह है स्थायी परिवार नियोजन या अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है? तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं, अभी किसी के चार्ट से नहीं पूछते हैं, अभी ऐसे पूछते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको ये बताना है कि फ्लेवर सेवर जो टोमेटो है वो जीएमओ है या नहीं है, और जीएमओ है पूरा नाम क्या होता है आप लोग बताइए? जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? क्या होगा? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, है ना? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होता है। तो इसके अलावा आपको बताना है बीटी क्रॉप्स क्या है। बीटी क्रॉप्स क्या होती है बताइए? हाँ, तेज बोलो। जिस के मतलब संरक्षण के लिए जो कि मतलब पौधों में मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है कि ये कीट से बचे रहे हैं, वही मैं इसी। और कोई बताना चाहेगा? बीटी क्या कुछ है? बीटी क्रॉप्स क्या है? मतलब जब किसी मतलब कि
चलिए मत आराम से जबकि अवांछित जीन को निकालकर मतलब कि फसल के जबकि जब वांछित जीन को निकालकर फसल के अवांछित जीन की जगह पर स्थानांतरित करते हैं तो उसी को ही कहते हैं BT। आपने वांछित शब्द का प्रयोग करा ना। अवांछित के स्थान पे वांछित हाँ। को रखेंगे। तो आपको ये बोलना है कि बेटी जो होता है, बेटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस तुरिनजिएंसिस एक जीवाणु है। इसमें एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन्स, और यह जीन क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन को कहते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और साइड में उसको ठीक है क्या लेकर, हाँ चार्ट अपने खोल लीजिए। आपने क्या बनाया है, नाम बताइए जल्दी से। बीजांड की लंबवत काट। अच्छा, लंबवत काट क्या है? लंबवत मीन्स क्या होता है? अच्छा, इसमें जो दिख रहा है इसमें एक सेल कहाँ है? एक सेल कहाँ है? एक सेल अंड कोशिका कहाँ है? चित्र में देख के बता दीजिए, अंड कोशिका कहाँ है? कहाँ पर है? आप चित्र है, आप वहां पे उंगली रखिए, अंड कोशिका कहाँ है? गलत जवाब है आपका। ठीक है, चलिए बताइए, इधर देखिए मेरी तरफ। आप हॉटस्पॉट किसको कहते हैं? हॉटस्पॉट बताइए। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन। झूम खेती क्या है? लक्षण क्या है? आनुवंशिक लक्षण वर्णांधता में जैसे कि किसी भी चीज को देखकर कणों जैसे कि रंगों का विविधता करने में थोड़ा दिक्कत होती है। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है? हीमोफीलिया एक डिजीज है जिसके कारण ट्यूबेक्टोमी, नालबंदी पुरुषों में होता है, महिलाओं में होता है? महिलाओं में होता है। नसबंदी किस में होता है? नसबंदी दोनों। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, महिलाओं में या उसमें? पुरुषों में। पुरुषों में होता है, ठीक है। और क्या पढ़ के आए हैं? अनुवांशिकी का जनक बताइए। अनुवांशिक का जन्म लिवेनहॉक, एंटोनी वान लिवेनहॉक। ये तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और अनुवांशिकी का जनक बताइए। सर ग्रेगर मेंडल के पिता का नाम बताइए। एंटोन मेंडल। अच्छा, इनके पिता किसान थे या माली थे? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, माली थे, किसान थे, क्या थे बताइए। सर ग्रेगर जॉन मेंडल पेशे से क्या थे? एक चर्च के पादरी थे। इन्होंने जिस पौधे पर इतना एक्सपेरिमेंट किया उसका बॉटेनिकल नेम बताइए। बॉटेनिकल नेम बताइए। पाइसम सटाइवम होता है, ठीक है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है ना। और बताइए आप, जो सहेली है, सहेली पिल्स, ये स्थायी प्लानिंग में परिवार नियोजन में विधि है या अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है? अस्थायी में। पढ़े नहीं आप? थोड़ा पढ़ने की क्या? पढ़े हैं? क्या पढ़ के आए आज? के बारे में पढ़े और लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का कौन सा नियम है? सेकेंड। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? कितना रोल नंबर है तुम्हारा? 55। इधर तुम क्या बना भाई? हाँ, शुक्राणु। शुक्राणु नर जन्म कोशिका है, मादा जन्म कोशिका है? नर जन्म कोशिका है। शुक्राणु में जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम का कार्य बताइए, तेज बोलिएगा। एक्रोसोम का कार्य मालूम है क्या? नहीं पता? बोलिए नहीं पता। नहीं पता। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई है? तुम लोग ही बताओ भाई। नहीं पता? क्या पढ़ के आए हो बताइए? वही तो हम पूछ रहे हैं भाई। हाँ, इसमें फ्लैजिला, जो शुक्राणु जो स्पर्म है, इसके फ्लैजिला का कार्य बताइए। बोलिए। तो फिर वही पढ़ के आओ, बताइए मैं क्या पूछूं? हॉटस्पॉट क्या है?
का डेटा रेड डेटा बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका और जैसे जो इसका स्लज निकलता है या इसका जो एग्जॉस्ट होता है ना, जो कह लीजिए बाद में जो मलबा निकलता है, उसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं? एक होता है क्लेस्टोगेमस। क्लेस्टोगेमस क्या है? क्या है? मोनोकार्पिक क्या है? आप क्या पढ़ के आए कुछ कि मैं अपने मन से पूछूं? बोलिए, अपने मन से पूछें। चलो, अनुवांशिकी का जनक बताइए। अनुवांशिकी का जनक किसी को? सर ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम सर, में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45, 46, 47? 47। तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम, है ना। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया रक्त जम जाता है सर। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है? रक्त जमना नहीं कहेंगे, रक्त गाढ़ा हो जाता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में मेन क्या होता है? जो आरबीसी होते हैं नॉर्मली गोल होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे दराती जो फसल काटते हैं ना, हंसिया के आकार के हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया आरबीसी गोल होना चाहिए, वहां पे हंसिया आकार का हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन कम हुआ जो कि ऑक्सीजन और CO2 क्या करता है? कंडक्शन करता है, ट्रांसफर करता है। अब उसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो क्या करेगा भाई? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे हम लोग? हाफ जाएंगे, थक जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है? आप लोग पढ़े नहीं भाई? चार्ट में क्या बनाए हैं? हाँ, चार्ट बंद कर लीजिए, मैंने देख लिया। स्टैनले मिलर का प्रयोग। स्टैनले मिलर ने अपने गोल एक्सपेरिमेंट में 2 गोल बेंडी के फ्लास्क लिए थे, जिसको उन्होंने पृथ्वी कहा था। पृथ्वी कहा था या जल जैसा कुछ विलयन भरा था, उसकी क्वांटिटी क्या थी? 200 क्वांटिटी मैंने पूछा, वो कितने लीटर का फ्लास्क था? 5 लीटर सर। छोटा वाला बताइए। आधा लीटर। आधा लीटर, है ना। और बड़ा वाला? 5 लीटर। अच्छा, स्टैनले मिलर के सिद्धांत को एक और नाम देते हैं, उसका नाम बताइए। ओपेरन सिद्धांत उसका नहीं कहते, वो दूसरा है, तो दूसरे वैज्ञानिक है। इसको हम लोग चिंगारी विमुक्ति उपकरण कहते हैं। चिंगारी विमुक्ति उपकरण क्यों कहते हैं? उसमें सर विद्युत धारा प्रवाहित तो हाँ, विद्युत धारा प्रवाहित करी गई, है ना, कई दिनों तक। कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित की गई थी? 10,000 वोल्ट। 10,000 की। ठीक है, चिंगारी विमुक्त उपकरण कहते हैं क्योंकि उसमें जो है बिजली क्या होती है, जैसे आसमान में बिजली चमकती है, उन्होंने आसमान जैसा माहौल अपनी प्रयोगशाला में किया था, है ना। उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम सर हैरोल्ड यूरी। गुड, ठीक, बढ़िया। और कुछ पढ़ के आए? हाँ, आपको बताना है मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 2 संबंध 1 संबंध 2। 2 संबंध 1 संबंध 2। हाँ, अमोनिया कितना था? अमोनिया से अमोनिया का अमोनिया का। अच्छा, आप ये बताइए, जब उसको कंडेंस किया गया, ठंडा किया गया, संघनित किया गया, तो उसमें जो गंदला सा तरल पदार्थ बना था, उसमें क्या क्या था? उसमें सर ग्लूकोज था, वसा था, लिक्विड था, कार्बोहाइड्रेट भी था, नरजनन कोशिका। गुड। अच्छा, ये आपको बताना है कि जो स्पर्म होते हैं ये चलते हैं या अंडाणु चलता है? स्पर्म चलते हैं। तो स्पर्म में ऐसा क्या होता है कि ये चलते हैं, अंडाणु में ऐसा क्या होता है या क्या नहीं होता जिससे वो नहीं चल पाते? स्पर्म में गति प्रदान करता है, इसको ऊर्जा मिलती है, इसलिए स्पर्म चलता है। हाँ, ऊर्जा मिलती है, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन ये चल कैसे पाता है? उसका भाग। हाँ, पूछ मतलब फ्लैजिला, है ना, टेल। ठीक, गुड। अच्छा, ये बताइए, ये चलता ही क्यों है? ना चले तो क्या होगा? ना चलेगा सर निषेचन की क्रिया। हाँ, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, है ना। ठीक, गुड। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए, इसमें जो टेल होती है, टेल को अगर काट दिया जाए, कभी कभी जब हम लोग स्पर्मोलॉजी जांच करवाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि नान मोटाइल इतना % है, मोटाइल इतना % है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट में आया कि भैया जो स्पर्म है वो नॉन मोटाइल है। तो नॉन मोटाइल होने से उसको बच्चा नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, उसका शुक्राणु कमजोर हो गया होगा या हाँ, शुक्राणु कमजोर। ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी? देखो, हमेशा याद रखना, ट्यूब मतलब होता है नाल, वृषण में होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे वैसेक्टोमी, है ना। ठीक है,
मैच डिफरेंस जो 947 में काट दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये स्थायी विधि है या अस्थायी विधि? स्थायी विधि। ठीक है, बोलिए, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि बताइए। नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जब नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका से मिलती है तो उसे हम निषेचन कहते हैं, लेकिन जब पुष्प में पराग कोश से पराग कण निकल करके किसी पुष्प या उसी पुष्प की वर्तिका के वर्तिकाग्र पर गिर जाए बस, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहाँ होगा भाई? पॉलिनेशन कहा जाएगा, परागण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परागण कहा जाएगा। ठीक है। अब देखो, कुछ पुष्पों में कीटों द्वारा परागण होता है, कुछ में वायु द्वारा परागण होता है, कुछ में जल द्वारा परागण होता है, कुछ में जंतुओं द्वारा परागण होता है, कुछ में चींटी द्वारा परागण होता है, कुछ में चमगादड़ द्वारा परागण होता है, कुछ में तो घोंघे द्वारा परागण होता है। तो ऐसे कौन से पौधे में जो है घोंघे द्वारा परागण होता है, आपको बताना है। मैल्कोफिली बोलते हैं उसको। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली, एनेमोफिली, हाइड्रोफिली या कैरेक्टरोफिली? क्या विकल्प सही होगा बताइए? एनेमोफिली, एंटीमोफिली, कैरेक्टरोफिली, कौन सा फिली होगा बताइए? हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। ठीक है भाई। आपने क्या बनाया है? बायोरिएक्टर। अच्छा, बायोरिएक्टर का उपयोग क्या होता है? हम क्यों बायोरिएक्टर का उपयोग कहां करेंगे? वांछित जीन को कॉपी करने। अच्छा, वांछित जीन, डिजायर जीन और इंटरेस्टेड जीन, है ना? इंटरेस्ट ऑफ जीन और डिजायर्ड जीन जो होता है, डिजायर जीन हम किसको कहेंगे भाई? अच्छा, डिजायर जीन से तुम जैसे मान लीजिए आप अपने शरीर में क्या बदलाव करना चाहते हैं? जैसे हमारा इस बात है उस जीन को निकाल कर दूसरे किसी में जीन। हाँ, गुड। अगर आप अनुवांशिक रूप से ऐसा है, मान लीजिए आपको कमजोरी आ गई, बाल झड़ रहे हैं, शुगर हो गया, कुछ हो गया, अन्य किसी कारण से हो रहा, तब तो नहीं होगा। लेकिन अगर अनुवांशिक हो रहा है कि बाल बचपन से बस 15 साल में सब झड़ जाते हैं, आपके पापा के, आपके बच्चों, आपका, फिर आपके बच्चों में, तो फिर क्या करेंगे? उस जीन को निकलवा। हाँ, तो जैसे मान लीजिए आपके दादा के बाल 15 साल में झड़ गए, आपके पापा के भी बाल 15 साल में झड़ गए और आपके भी झड़ गए, तो जब आपका बच्चा जो है माँ के गर्भ में होगा तो आप बहुत पैसा वाले आदमी है ना, तो क्या करेंगे? डॉक्टर से बोलेंगे पैसा चाहे जितना लग जाए भैया, ये रोग हटा दो। तो डॉक्टर क्या कराएगा? जीन सर्जरी करवा देगा, है ना? अच्छा, एक जांच होती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो वो कौन सी ऐसी जांच है जो बच्चा 20 साल में कैसा दिखेगा, उसका हार्मोनल एक्टिविटी क्या रहेगी, कैसा उसका अपीयरेंस रहेगा, कैसी उसकी थिंकिंग रहेगी, कैसा उसका बिहेवियर रहेगा, वो सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। उस जांच का नाम बताइए। एमटीपी। देखो भैया, तो वो तो है गर्भ समापन, है ना? नहीं, आईवीएफ में तो बच्चे बनते हैं। एक विधि है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या करते हैं? माँ के गर्भ में होता है एक एमनियोटिक लेयर होती है, उसमें अंदर फ्लूइड भरा होता है, इंजेक्शन द्वारा जो है एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, कल्चर कराया जाता है, तो पता चल जाता है बच्चे में कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है, बच्चा नर है, मादा है। वैसे ये वैध है, ठीक है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं, उससे सारी चीजें पता चल जाती है। ठीक है, बस समझ आई? एमटीपी क्या है बताइए? आपने अभी कहा एमटीपी, पूरा नाम बता दीजिए। हाँ, पूरा नाम बताइए। आपकी शादी मान लो हो गई, ठीक है, आपकी वाइफ के 2 बच्चे हो गए और आप चाहते हैं, 2 बच्चे हुए, बॉयज हुए, आप चाहते हैं कि तीसरी मेरी बच्ची हो जाए और प्रेग्नेंट हैं, तो आपके बच्ची है, मान लीजिए किसी तरह से आपको पता चल गया कि बच्ची है, तो आप किसी डॉक्टर ने कहा कि आप एमटीपी करवा लीजिए, तो आप एमटीपी करवाएंगे? क्यों नहीं करवाओगे? क्योंकि सर ये कानूनी तौर पर करवाना मतलब बेकार है। हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि एमटीपी करवाएंगे तो बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। एमटीपी का मतलब पता, इसलिए आप नहीं करवाओगे, है ना? नहीं सोचोगे कि एमटीपी करवा लें तो मेरा बच्चा हेल्दी हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी सर कर दीजिए, लेकिन आपको मालूम है कि एमटीपी का मतलब क्या है, इसलिए आप नहीं करवाओगे क्योंकि आप जानते हो कि बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चार्ट में आपने बाइसेक्सुलेट फ्लावर बनाया है। अच्छा, ये बताइए, जो क्लेस्टोगेमस टाइप का जो होता है वो किस में पाया जाता है? तेज बोलिए। नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सत्य फल का नाम बताइए, एक सत्य फल का नाम बताइए। फल होते हैं, सत्य होता है, असत्य होता है, सत्य फल का नाम बताइए। संतरा। अच्छा, संतरा एक और चीज के लिए फेमस है जिसको हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं, पॉलीएम्ब्रोनी। पॉलीएम्ब्रोनी की खोज किसने करी थी? पॉलीएम्ब्रोनी की खोज किसने करी थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने करा था, है ना?
और अभी जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि सत्य फल क्या है, असत्य फल क्या है, तो सत्य फल की क्या बोलते हैं? जैसे सेब है, सेब असत्य फल है या सत्य फल है? असत्य फल है। क्यों असत्य फल है? सेब असत्य फल क्यों है? सेब असत्य फल क्यों है बताइए? क्योंकि इसका विकास थैलेमस से हुआ है। जिस किसी फल का विकास ओवरी से हो वो सत्य फल होता है। ठीक है। आवृत बीजी अनावृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? कैसे पहचानेंगे आप? जिनके बीज किसी आवरण से घिरे हो, जैसे अमरूद खाए हो तो बीज अंदर मिलते हैं, सेब उसको आम खाए हो तो गुठली अंदर मिलती है, तो ये सभी आवृत बीजी कैसे हैं? आवृत बीजी है। साइकस अनावृत बीजी। ठीक है। आपने क्या बनाया है? नहीं बनाया। ये बताइए कि आईवीएफ का पूरा नाम बताइए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है। एड्स का पूरा नाम बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वायरल डिसीज है या बैक्टीरियल डिसीज है? क्या है? क्यूलेक्स फैटिगन्स एक मच्छर है, उस मच्छर के काटने से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? क्यूलेक्स फैटिगन्स एक मच्छर है जिसके काटने से फीलफाव होता है, हाथीपांव होता है, फैलेरिया होता है ना? फैलेरिया काज कराने वाला है या फीलफाव काजिंग एजेंट जो होता है वो कौन सा होता है बताइए? जिसे हाथीपांव होता है। मच्छर तो वाहक है क्यूलेक्स फैटिगन्स। हमने कहा कौन सा मच्छर भाई काटता है मलेरिया होता है? एनाफिलीज बताया। ठीक है। मच्छर तो वाहक हो गया। अभी किसके द्वारा मलेरिया होता है? उस जीव का नाम बताइए जो मलेरिया फैला रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हाँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन्स है, पैथोजन है, प्लाज्मोडियम है ना? अच्छा, प्लाज्मोडियम आपने देखे होंगे कि प्लाज्मोडियम जो भारत में है या भारत में नहीं के लिए जितने भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन करा है वो सबसे ज्यादा वाइवेक्स पे किए हैं। सबसे खतरनाक कौन सा प्लाज्मोडियम है? सबसे खतरनाक जो प्लाज्मोडियम की वाइवेक्स वो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है। अरे मेरा भी खा लो। लीजिए बताइए प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज जो है सबसे खतरनाक है? जैसे मैं 4 बता रहा हूं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 4 हो गए ना? तो सबसे खतरनाक कौन सी है? बोलो भाई। हाँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसी पे अध्ययन करा है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो सबसे खतरनाक नाम, फैल्सीपैरम सबसे खतरनाक लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो इसको याद रखना है ना, इसको आप बना के आए हैं है ना? तुम्हारा भी सेम है। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए कि जो इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कभी कभी एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है, तो क्या इसमें जुड़वा होने की संभावना है? यानी फ्यूजन एक स्पर्म हुआ मिला एक ओवम से, तो क्या ट्विंस की संभावना है? है। क्यों भाई नहीं होगा? ट्विंस की संभावना है। और मैंने कहा संभावना है, तो बताइए जो ट्विंस बनेंगे वो दोनों बॉयज रहेंगे या दोनों गर्ल्स रहेंगी या एक बॉयज एक गर्ल्स रहेगा? बताइए। दोनों बॉयज से दोनों गर्ल्स। हाँ, गुड, वेरी गुड। यानी कि दोनों बॉयज रहेंगे या तो दोनों गर्ल्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो स्पर्म गया है, जो स्पर्म गया या तो वाई वाला गया होगा या तो एक्स वाला गया होगा। ये तो कंफर्म है कि एक्स ही है। तो जब इससे मिला तो भैया देखो, अगर ये एक्स है तो दोनों एक्स एक्स वाले बनेंगे, दोनों पुत्रियां। अगर ये वाई है तो फिर दोनों एक्स वाई रहेंगे, यानी दोनों पुत्र बनेंगे। मतलब एक एक्स और एक एक्स एक्स और एक एक्स वाई, यानी एक पुत्र एक पुत्री नहीं हो सकता। एक पुत्र और पुत्री कब होगा? जब एक ओवम हो या एक ओवम हो एक और 2 स्पर्म हो, एक ओवम हो और 2 स्पर्म हो, एक एक्स स्पर्म एक वाई स्पर्म, या 2 ओवम हो या 2 ओवम हो, 2 ओवम हो, एक को एक स्पर्म और दूसरा को दूसरा ओवम स्पर्म, है ना? इन संभावनाओं में। ठीक है, खाते रहो। एक तरह से आपको मिलेगा जैसे जैकेट बना, समझ में आता रही है? ठीक है। और जैसे देखो, तुम्हारी बात नहीं, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। पूछ लिया जाता है कि कमल में कौन सा परागण होता है ना? तो अच्छे लोग बता जाते हैं कि जल द्वारा परागण होता है। जल द्वारा परागण नहीं होता है, समझे? जल द्वारा परागण नहीं होता है। ठीक है, कीट द्वारा होगा, है ना? अच्छा, सालविया में कौन सा परागण होता है? मैंने घोंघे का परागण, घोंघे द्वारा परागण पूछा था, वो जमीकंद में होता है। अच्छा ठीक है। एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है? कीट परागण। एनेमोफिली का मतलब वायु परागण, है ना? ठीक है। और हाइड्रोफिली मतलब हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी द्वारा परागण। ठीक है।
समझ में? एक होता है जूफिली यानी जंतु द्वारा परागण। अच्छा, रिफ्लेसिया का परागण कौन कराता होगा? रिफ्लेसिया आपको मालूम है सबसे बड़ा जो है, तो इसका परागण कौन कराता होगा? मधुमक्खी तो करा नहीं पाएगी। ऐसा कहा जाता है हाथी के द्वारा इसका परागण होता है। ठीक है। अच्छा, जो हम आपको 3 हॉटस्पॉट बताने हैं, या एक हॉटस्पॉट नाम बता दीजिए, भारत का एक हॉटस्पॉट का नाम बता दीजिए। काजीरंगा। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क है, चलो ठीक है, तुमने बताया। काजीरंगा कहाँ पर है? असम। ठीक। वहाँ पे किसका संरक्षण हो रहा है? किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है विशेष तौर से? काजीरंगा में किसका जो है संरक्षण किया जा रहा है? काला हिरण। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सबसे, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, मतलब तैर रहा होता है, उसी पे जानवर, उसी पे पौधे सब, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे है? नाम? काबुल लामजाओ है ना? कहां पर है? नहीं पता? पढ़ के बताना। ठीक। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बताइए। चलो पहला ना बताओ, उत्तर प्रदेश का कोई एक राष्ट्रीय उद्यान बताओ, नेशनल पार्क। बोलिए। आप सभी लोगों ने चार्ट खोल लिया, बहुत सारे बच्चों ने देखिए, इसमें जो है स्टैनले मिलर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर का सिद्धांत जो है, स्टैनले मिलर का जो सिद्धांत है, इसमें क्या बताया गया है? स्टैनले मिलर के सिद्धांत में क्या बताया गया है? बताइए भाई, एक लोग बताइए। जीवन की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया गया। जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है। स्टैनले मिलर का दूसरा नाम, स्टैनले मिलर सिद्धांत जो दिया गया है, प्रयोग जो दिया गया है, इसका दूसरा नाम क्या है? स्टैनले मिलर प्रयोग का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? ओपेरिन का सिद्धांत दूसरा सिद्धांत है। स्टैनले मिलर को हम लोग क्या बोलते हैं? चिनगारी विमुक्ति उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिनगारी विमुक्ति उपकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चिनगारी विमुक्ति उपकरण बोलेंगे। इसमें जो गोलबेंदी का फ्लास्क होते हैं, 2 गोलबेंदी के फ्लास्क लिए जाते हैं। एक जो गोलबेंदी का बड़ा वाला फ्लास्क होता है, उसमें मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है, जिसे आप रेशियो बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, उसका संबंध कितना होता है? 2:1:2। अच्छा, इसमें मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन के अलावा बड़े गोलबेंदी के फ्लास्क में कुछ होता है? वाटर वेपर होते हैं। क्या होता है? वाटर वेपर होते हैं। इसमें टंगस्टन धातु के बने जो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है। तो कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है? कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है? कितने वोल्ट की? अगला क्वेश्चन है आपसे, जो एमनियोसेंटेसिस यहाँ पे आप लोगों ने बना के रखा है कि गर्भाशय में भ्रूण किस प्रकार से जो है स्थित होता है ना? तो गर्भाशय की जो झिल्लियां होती हैं, वो कितनी झिल्लियां होती हैं? 3 झिल्लियां होती। कितनी होती हैं? 3 झिल्लियां होती। कौन कौन सी? तेज बोलिए। ठीक है। आपको ये बताना है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, क्रैम्प होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वो क्यों होता है? जब निषेचन नहीं हो पाता है तब अंडाणु खराब हो जाता है, वही मतलब ब्लड वेसल्स के साथ टूट कर आता है। हाँ, गुड है ना? और जब ब्लड जो लेयर होती है, जब ब्रेकडाउन होती है, तो क्रैम्प होता है, मरोड़ होती, दर्द होता है ना? ठीक, गुड। इसके बाद में आपको बताना है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड किस झिल्ली के अंदर बंद होता है? उस झिल्ली का नाम बताना है। झिल्ली, एमनियोटिक लेयर, गुड है ना? एमनियोन झिल्ली। ठीक है। अब इसके बाद में बताइए आप लोग, जो आप पढ़े होंगे परागण। परागण क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? एसिड। एसिड पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस और प्लस? लाइकेन आप जानते हैं? लाइकेन इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कवक और शैवाल। अच्छा, इसमें शैवाल ऊपर होता है या कवक ऊपर होता है? लाइकेन में शैवाल ऊपर क्यों होता है? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। हाँ, ठीक है ना? तो इसमें अब देखो, जो लाइकेन होता है, लाइकेन यूज एज अ इंडिकेटर, है ना? किसके इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है? यूज
इंडिकेटर का सूचक, ऐसे सूचक, सूचक एसिड रेन के लिए है ना, एसिड रेन के लिए, ठीक है, एसिड रेन का सूचक है। अगर मान लीजिए लाइकेन अगर वायु वातावरण में लगा है और उस पे एसिड रेन हुई तो सबसे पहले लाइकेन सूखेगा, तो पता चल जाएगा कि वर्षा जो हुई है वो अम्लीय है या नहीं है ना। बात समझ आई? अब इसके बाद बताइए ऐसा एक जीवाणु बताइए जो पौधों के साथ रह करके पौधों को प्रॉफिट दे रहा हो और पौधों से प्रॉफिट ले रहा हो। इस क्रिया को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं, सहजीविता बोलते हैं, है ना। तो जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम जीवाणु है ये कौन सी फसल की जड़ों की गांठों में पाया जाता है या सहजीविता दिखाता है, उस पौधे का नाम बताना है। दलहनी। दलहनी वाली जो फसलें होती हैं उसके कुल का नाम क्या होता है? लेग्यूम, है ना, लेग्यूम कुल या लेग्यूमिनेसी कुल, है ना। ठीक है, आपको ये बताना है कि जैसे आप अच्छा उसमें आपको बताना है सत्य और असत्य फल बताइए। सेब सत्य फल है या असत्य फल है? असत्य फल। सेब को असत्य फल क्यों कहते हैं? इसका विकास अंडाशय से होता ही नहीं है। इसका विकास कहां से होता है? थैलेमस से होता है ना। कहां से होता है? जब गूलर का जो फूल होता है, गूलर का जो फूल होता है, इसमें फूल कभी खिलता है कि नहीं खिलता? रात में खिलता है, दिन में खिलता है? रात में खिलता है। ये हम लोगों की दादा दादी लोग बताते हैं कि रात में खिलता है बेटा, 12 बजे रात में जाना, जंगल में तुमको मिलेगा, मिल गया तो बहुत सारा पैसा होगा, है ना, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्लास 12th में हो, आप लोग क्लास 12th में पढ़ते हो और क्लास 12th का मतलब जानते हो? इंटरमीडिएट। पहले के लोग इंटरमीडिएट पढ़ लेते तो बढ़िया एमबीबीएस डॉक्टर, जैसा सरकार कहती है भैया तुम चलो सरकारी नौकरी कर लो, तुम बढ़िया डॉक्टर बन गए, है ना। इंटरमीडिएट का मतलब छोटा काम नहीं है। तो आगे चल करके आप अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को ये ना बताएं कि गुलर का फूल रात में 12 बजे निकलता है, मिल गया तो बहुत करोड़पति बन जाओगे, है ना। कहानी सुनाई जाती है ना कि दही के मलबे में गिर गया तो दही बेचते बेचते थक गए बेचारा, उसको बहुत सारे पैसे हो गए, दही खत्म ही नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं, गुलर का फूल दिन में ही निकलता है, लेकिन दिखता इसलिए नहीं कि जितना फिग होता है, अंजीर जानते हैं, अंजीर और गुलर दोनों में हाई पैंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। हाई पैंथोडियम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो ऐसा पुष्पक्रम होता है जो पुष्प के फल के अंदर ही रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे जो पकी हुई गुलर होती है उसमें लोग कहते हैं कि भूनगे जो होंगे उनको खाओगे तो आंखें तेज हो जाएंगे, है ना। वो परागण कराने के लिए जाते हैं। कीटों के द्वारा जो होने वाला परागण उसको क्या कहते हैं? कीट परागण। अब भैया मान लो आप बच्चा वो एग्जामिनर चेक करना चाहता है, पेपर जिसने बनाया वो चेक करना चाहता है कि बच्चे ने पढ़ा सही से कि नहीं पढ़ा। अब उसने कीट परागण दिखाया ही नहीं, उसने दिखाया एनिमोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, कौन सा टिक करोगे? कौन सा दिखाएं? एंटीमोफिली दिखाएंगे, हाइड्रोफिली दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे बेटा? कैरेक्टरफिली दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे बताइए, क्या बताएंगे? हाइड्रोफिली तो पानी होता है, पानी द्वारा परागण। हमने कीट द्वारा। अच्छा, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं? चमगादड़ कीट है बच्चा? पक्षी है? कैरेक्टरफिली कहते हैं। क्या कहेंगे? अच्छा, एक ऐसा जमीकंद होता है, जमीकंद मिट्टी में उसको खोद के सब्जी बनाते हैं, उसमें घोंघे के द्वारा परागण होता है। घोंघे के द्वारा परागण होता है तो उस परागण को हम लोग क्या कहते हैं? मैलिकोफिली। क्या कहते हैं? एक लास्ट क्वेश्चन परागण से है कि जो कमल होता है, कमल जानते हैं, लोटस, पानी में होता है, कीचड़ में होता है, तालाब में होता है, तो इसमें परागण कीट द्वारा होगा, वायु द्वारा होगा, जल द्वारा होगा। आप आंख बंद करके बोलेंगे सर जल द्वारा होगा, यही बोलेंगे, बट इट इज फुली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कमल तो जल में उगता है। आप बोलेंगे सर जल द्वारा परागण होगा, जल द्वारा परागण कमल में नहीं होता। ठीक है, बात समझ आई? परागण चैप्टर यहीं पे कंप्लीट। चलिए, ये आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, इसमें आप ये दो लेंस है हमारे, एक ये, दूसरा ये मेन, ठीक है, और भी लेंस है इसमें। इसमें आपको बताना है ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है? ये वाला या ये वाला? अरे आधे लोग ये वाला बोल दो, आधे लोग सब लोग नीचे वाला बोल रहे। चलो भाई, गुड लक है भाई, सबका सही आंसर है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस यही, क्योंकि स्लाइड आप यही रखते हैं, ऑब्जेक्ट यही रखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे आग लगा के देखते हो, तो आई लेंस। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप आज तक तुम लोगों से बात किया? माइक्रोस्कोप ने, माइक्रोस्कोप से आप लोगों ने बात किया? नहीं किया? अच्छा, बोलती तो है। माइक्रोस्कोप को जब सेट करते हो तो माइक्रोस्कोप बोलती है कि सेट, आई एम सेट। नो सर। देखो, जब इसको रोटेट करोगे तो माइक्रोस्कोप बोलेगी
बोली कि बोली तो रही, बता रही अब मत घुमाओ, मैं सेट हो चुकी हूँ। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इससे आप क्या करते हैं, बड़ी जल्दी करते हैं इससे, फाइन एडजस्ट। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे पर्दा लगा होता है, ये देखिए अब टूटा हुआ है क्या, इसमें एक पर्दा लगा होता है। ठीक है, इस भाग को बताइए, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं, बोलो भाई, इसको क्या बोलेंगे? वो 26 जनवरी में रिपब्लिक डे पे तुम लोग प्रोग्राम वगैरह किए थे, नहीं किए? अच्छा, मेला वगैरह देखने जाते हो? गांव में जो होता है वो स्टेज बनता है कि नहीं बनता? वहां पे लोग खड़े होते हैं, तो यहाँ पे स्लाइड को खड़ी करते हो, स्लाइड को रखते हो कि नहीं रखते हो? स्टेज है, हाँ स्टेज है। ठीक है, क्या है? स्टेज है। ठीक है भाई, मोस्टली बच्चों ने बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया है, जिन बच्चों ने द्विलिंगी पुष्प बनाया है उनसे क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको क्वेश्चन आता है वो आंसर बोल देगा। ठीक है, और तेज बोलिएगा। तो आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्प में द्विलिंगी पुष्प को द्विलिंगी पुष्प क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग पुष्प में होते हैं। अलग अलग पुष्पों में, अगर अलग अलग पुष्पों में नर अलग और मादा अलग पुष्प पे होगा तो उस पुष्प को हम एकलिंगी बोलेंगे, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही पुष्प पे हो तो उसे हम द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। अब पुष्प का जो नर जननांग है उसका नाम बताइए। पुंकेसर। तेज बोलना है ना, डरना नहीं भाई। तुम्हारे देखो दो टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं तो अकेले हैं, है ना, डरना नहीं। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प में जो नर होता है वो क्या होगा? पुंकेसर, है ना। और नर जनन कोशिका का नाम क्या होगा? नर जनन कोशिका का नाम परागकण। क्या होगा? परागकण। एक मैं क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, जैसे आप लोगों के हथेली में ये स्किन है, इसमें 46 गुणसूत्र हैं, इसमें 46 गुणसूत्र हैं। तो अब दूसरे हाथ की हथेली में, या मैं कह दूं ब्लड में, ब्लड की एक सेल में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 ही होंगे, है ना। और अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होंगे? मादा के अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 नहीं होंगे बेटा, मादा के अंडाणु में हाफ होंगे, एन फॉर्म में होंगे, यानी कि 23, है ना। कितने होंगे? जैसे कोई एक पौधा है, एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, ठीक है, एक पौधे की पत्ती में, एक पौधे की पत्ती में 60 गुणसूत्र हैं, 60 गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो उसकी जड़ में कितने गुणसूत्र होंगे? उसकी जड़ में कितने गुणसूत्र होंगे? 60। बोलो 60। कितने होंगे? 60। अब उसका जो परागकण है, जो परागकण है जिसको हम लोग पोलन ग्रैंड कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या बताओ। 30 होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने होंगे? 30 होंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, कीटों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? कीट परागण कहेंगे। लेकिन मैंने ये तो कह दिया कि कीट के द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण, तो सिंपल है। इसको आप क्या कहेंगे? एनोमोफिली कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे, क्या कहेंगे? आर्निथोफिली, पक्षी द्वारा परागण को हम लोग आर्निथोफिली कहते हैं, है ना। कीट के द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं? एंटिमोफिली कहते हैं। और वायु के द्वारा होने वाले परागण को हम एनिमोफिली कहते हैं। तो जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? तेज बोलना, नहीं तो फिर मैं नहीं जानता, हम लोग समझेंगे, तुमने बोला ही नहीं है ना। जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे? अच्छा, चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? कैरेप्टोफिली, है ना। क्या बोलेंगे? कैरेप्टोफिली। अच्छा, एक जो सकरफिश होती है, सकरफिश, चूसक मछली, वो किसके साथ रहती है? सकरफिश किसके साथ रहती है? नहीं, सकरफिश, पायलट फिश खुद दूसरे के साथ रहती है। पायलट फिश, बड़ा अच्छा नाम बताया तुमने, पायलट फिश। इसके बाद में पूछने वाला ही था। सकरफिश और पायलट फिश दोनों ही शार्क मछली के साथ चिपक के चलती है ना। क्यों चिपकती है बताइए? शार्क मछली को लाभ होता है। हाँ, शार्क मछली से लाभ होता है ना। शार्क मछली से लाभ होता है। क्या होता है? जैसे देखो, अगर शार्क मछली बहुत बड़ी है और सकरफिश और पायलट फिश दोनों क्या है? पायलट फिश चलती है शार्क फिश के पीछे पीछे, पायलट मतलब बहुत तेजी के साथ, तो पीछे पीछे चलेगी, और सकरफिश चिपक के चलती है ना। तो जो शार्क मछली जब भोजन को दबोचती है तो चिथड़े उड़ते हैं, तो पायलट फिश और सकरफिश निकल गए, दोनों अपना भोजन खा लेती है, भोजन मिल गया। और दूसरी शार्क फिश जब चलती है तो समुद्र में हलचल, तो दूसरे जो खतरनाक प्राणी होते हैं वो भग जाते हैं, और पायलट फिश और सकरफिश को क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन मिल जाती है। समझ में आए?
सहजीविता, राइजोबियम लेग्यूमिनोसम सीरम जो है जीवाणु है, ये जीवाणु हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? कैसे लाभदायक है? हाँ वेरी गुड। कितना रोल नंबर तुम्हारा? 957। ज्योति पटेल, ठीक है, गुड। अनुवांशिकी का जनक किसको कहते हैं? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जनक, सर ग्रेगर जॉन मेंडल के पिता का नाम क्या था? सर ग्रेगर जॉन मेंडल के पिता का नाम क्या था? एंटोन मेंडल। क्या नाम था? एंटोन मेंडल। ये पेशे से क्या थे? चर्च के पादरी थे। पेशे से क्या थे? चर्च के पादरी थे ना। अच्छा, इनके पिता क्या थे? हाँ? क्या थे? वैज्ञानिक थे। इनके पिता वैज्ञानिक नहीं थे, क्या थे बताओ? कुछ लोग माली बोल दो, कुछ लोग किसान बोल दो, कुछ लोग चपरासी बोल दो, कुछ लोग मास्टर बोल दो, कुछ लोग वैज्ञानिक बोल दो, सब किसी न किसी का सही हो जाएगा। बताओ, किसान बता दिया और आपको मिल गया माली, बोलोगे सर जी आए थे बाराबंकी से, हमको गलत बता गए, हमको कंफ्यूज करा दिए, है ना। मुझको तुम लोग मन में बहुत भला बुरा कहोगे, तो मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए बता दूं कि वो पेशे से किसान थे लेकिन फूलों की खेती करते थे, तो इसीलिए कहीं कहीं बुक में किसान भी लिखा है और कहीं कहीं माली भी लिखा हुआ है। समझ में आता है? अच्छा, उन्होंने एक पत्रिका छपवाई थी, उस पत्रिका का नाम क्या था? बड़ा लंबा सा नाम है, मैं थोड़ा सा बताता रहूं। द एनुअल प्रोसीडिंग्स। अब इसके आगे बताओ पत्रिका का नाम। नहीं मालूम? पढ़ते नहीं बच्चों तुम लोग भाई, है ना? पढ़ते हो? टीचर बैठे तुम्हारे, जोन मत बोलना। पढ़ते नहीं हो ना? पढ़ते हो तो बताओ। अच्छा, मेंडल असफल क्यों हुए? मेंडल असफल क्यों हुए? मेंडल की सफलता का कारण क्या था? मेंडल की सफलता का क्या कारण था? क्योंकि सर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो, और जो एक्सपेरिमेंट था वो दूसरे वैज्ञानिक को समझ में नहीं आया था, इसीलिए वो। हाँ सही है, लेकिन अगर हम पूछे क्यों नहीं समझ में आया था तो? क्योंकि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे और जितने बायोलॉजिस्ट हैं उनको मैथ कम आती है, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट निकाले और जब सीनियर के पास ले गए तो सीनियर क्या कहते हैं? हमको मैथ नहीं आती। कहने में उनको शर्म लगती, तो उन्होंने क्या कहा कि गलत है। मतलब गणितज्ञ का होना उनकी असफलता का एक कारण था। दूसरा कारण, जिस समय ये बता रहे थे कि मटर का बीज गोल होता है, झुर्रीदार होता है, पीला होता है, हरा होता है, लंबा होता है, बौना होता है, उसी समय डार्विनवाद ने कौन सा सिद्धांत दिया? उन्होंने ये बताया कि हम लोगों के पूर्वज बंदर हैं। अब सोचो, आज अगर हम कहते हैं कि हम लोगों के पूर्वज बंदर हैं तो नो शॉकिंग, बट अगर पता ही ना हो और हमको कोई अचानक से आगे बोले कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, तो हम बोलेंगे तुम भाई अपने को बोलो, हमारे माता पिता को, हमारे पूर्वजों को क्यों कह रहे हो? गुस्सा आ जाएगी ना। तो उस समय जिस समय मेंडल इस पर काम करे तो उसी समय डार्विन ने ऐसा बयान दिया कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो सारी मीडिया जितने भी लोग थे सब घेराव कर लिए, भाई कहाँ है डार्विन, ऐसा बयान क्यों दे दिया, अपने माता पिता को बोले। डार्विनिज्म के कारण भी असफलता का दूसरा कारण रहा। तीसरा, आज अगर हम लोगों को खांसी आ जाती, छींक आ जाए, तो हम लोग सेल्फी लेकर के इंस्टा पे, फेसबुक पे, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, प्लेटफॉर्म उस पर डाल देते हैं। तो अमेरिका में बैठा हुआ, यानी हम अगर ऑनलाइन बात करें तो सऊदी में बैठे हुए से हम बात कर लेते हैं फेस टू फेस। पहले ऐसा नहीं था, मतलब ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की कमी के कारण भी मेंडल असफल रहे। 3 सबसे बड़े कारण हैं। ठीक है, मेंडल ने मटर को क्यों चुना? क्योंकि ये छोटे थे, हाँ, मतलब उद्यान में मतलब थोड़ा जगह लेते थे, इसलिए। हाँ नहीं कही, और कम जीवन काल था, कम है ना, कम जीवन काल था। अगर ये आम पे एक्सपेरिमेंट करते तो इन्होंने लगभग 34, सोचो 8 वर्षों तक प्रयोग करा, और ये 3 से 4 महीने में पक जाती थी। 8 चौक 32, लगभग 30 बार फसलें मान ले हम, और वही आम पे करते तो एक आम की गुठली से आम लगने वाले पौधे तक 10 साल का पीरियड लगता, तो इनको कितने जन्म लेने पड़ते? यानी 350 साल लगते। 350 साल लगते कि नहीं लगते भाई? फिर उनको जन्म कितने लेने पड़ते? 4-5। कुछ भी पढ़ते, कुछ बूढ़े होते, है ना। ठीक है, तो अभी आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, जाइए। हाँ, डीएनए का प्रमुख कार्य जो है वो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का होता है, और इसीलिए डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं?
अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। अच्छा, डीएनए के अलावा क्या कोई और भी है ऐसा पदार्थ जिसे हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं? जी। कौन सा? जीन। अच्छा, जीन तो डीएनए का भाग ही है बेटा। आरएनए जो हमें पाया जाता है, लेकिन हमें अनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करता है। कुछ विषाणुओं तथा कुछ बैक्टीरिया में, कुछ जीवाणुओं में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं? आप बताइए जल्दी से। हरित लवक में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड हरित लवक में नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड कहाँ होंगे? जीवाणु में होंगे। प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है? अच्छा, प्लाज्मिड को जब काटते हैं तो कौन से एंजाइम की मदद से काटते हैं? नहीं, लाइगेज से जो जोड़ते हैं। लाइगेज से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? आर्बर स्मिथ का नाम सुना है? उन्होंने बनाया था भाई। और 1970 के 72 में ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 70 में क्या बना था पता है? रिकॉम्बिनेंट वो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज हुई थी, है ना? ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों ने जैसे क्या बनाया भाई? बायोगैस बनाया। बायोगैस का उपयोग क्या होता है? अच्छा, रसोई घर में क्या करोगे इसका उपयोग करके? खाना बनाओगे। अच्छा, खाना बना लेते हो सब लोग? अच्छा, खाना बना लेते हो सभी लोग? तो जरा सा मेरे लिए अभी आप लोग जो है बैठे बैठे 5 मिनट में बन जाएगा। थोड़ा सा इतना सा चावल मुझे बना के दिखाइए, अभी यही बना के दिखाइए। चावल बना के दिखाइए। नहीं बन पाएगा क्योंकि हम लोग बना ही नहीं पाते हैं। हम लोग तो पकाते हैं, है ना? हम लोग बना नहीं पाते हैं, हम लोग पकाते हैं। बनाता कौन है? पौधे बनाते हैं। इकोसिस्टम का एक क्वेश्चन है कि उत्पादक किसे कहते? माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना? अच्छा, इसमें एक ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में ऐसा क्या होता है कि वो जाके अंडाणु कोशिका को भेद देता है, डिसॉल्व कर देता है। हाँ, तो क्या करता है? डिसॉल्व, घोल देता है, जिससे कि जो इसका हेड पोर्शन है जी, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल कह लीजिए, वो अंदर चला जाता है। बाकी जितना नेक्स्ट सेल पूरा बाहर रह जाता है ना? और इसमें एक हार्मोन्स होता है जिसको हम फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं, है ना? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के कारण ही स्पर्म जो है वो ओम के पास दौड़ता है। उसके बाद जैसे ही एक बार एक शुक्राणु ओम के अंदर चला जाता है, दोबारा इतनी लेयर मजबूत हो जाती है कि दूसरा कोई भी शुक्राणु इसके अंदर नहीं जा सकता है। एक स्पर्म एक ओम को फ्यूज करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, निषेचन कहते हैं। जब कोई भी स्पर्म एक ओम को फ्यूज करता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, है ना? अच्छा, आप पिरामिड पढ़े होंगे। पिरामिड, जैसे पिरामिड को कहता है तो मिस्र की याद आती है, लेकिन जब बायोलॉजी में पढ़ते हो तो उसको इकोलॉजिकली या बायोलॉजिकली। मान लीजिए आप लोगों ने डीएनए बनाया, तो जितने लोग डीएनए बनाए होंगे, डीएनए से क्वेश्चन जो है अगर आपको आता है तो बोल दीजिएगा। आपने नहीं बनाया और आपको आता है आंसर तो आप बिल्कुल बोलिएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं। अभी किसी के चार्ट से नहीं पूछते हैं, अभी ऐसे पूछते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको ये बताना है कि फ्लेवर सेवर जो टोमेटो है वो जीएमओ है या नहीं है। और जीएमओ है, पूरा नाम क्या होता है आप लोग बताइए? जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? क्या होगा? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, है ना? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होता है। तो इसके अलावा आपको बताना है बीटी क्रॉप्स क्या है। बीटी क्रॉप्स क्या होती है बताइए? हाँ, तेज बोलो। ट्रांसफर कर दिया जाता है कि ये कीट से बचे रहे हैं, कोई इसी। और कोई बताना चाहेगा? बीटी क्या कुछ है? बीटी क्रॉप्स क्या है? जब किसी जीन को निकालकर फसल के, जब किसी वांछित जीन को निकालकर फसल के अवांछित जीन की जगह पर स्थानांतरित करते हैं, तो उसी को ही कहते हैं। आपने वांछित शब्द का प्रयोग करा ना? वांछित। हाँ, तो आपको ये बोलना है कि बीटी जो होता है, बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस तुरिनजिएंसिस एक जीवाणु है।
इसमें एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन्स, और यह जीन क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन को कहते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और शॉर्ट में उसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, मतलब छोटा कम शब्द में लिख देते हैं क्राई प्रोटीन। क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन। और यह क्राई प्रोटीन क्या करता है, जब कोई क्राई प्रोटीन ये किसी के कीट के अंदर जाता है तो उसके गट में, तो उस जीन्स को वैज्ञानिकों ने क्या करा, निकाला वहां उस बैक्टीरिया से और पौधे में डाल दिया। अब पौधे में डाल दिया तो पौधे में पौधा क्या बनाने लगा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाने लगा। अब उस पौधे को कोई भी कीट खाएगा तो कीट के गट में जाके ये प्रोटीन एक्टिव मोड में हो जाएगी क्षारीय माध्यम में, और वो प्रोटीन क्या करेगी, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या करेगी, उसको डिसॉल्व कर देगी, कीट मर जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीट बीटी क्रॉप्स से कीट मर जाते हैं, मवेशी क्यों नहीं मरते? क्योंकि मवेशी यानी कि जैसे हम लोग हैं या मवेशी जो होते हैं, उनके भोजन का जो माध्यम पेट में होता है एसिडिक मीडियम होता है, और ये काम कहाँ पे करता है, बेसिक मीडियम में करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों पे इसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसी फसलें जिनमें बीटी जीन्स डाला गया है या बीटी बैक्टीरिया से निकाल के वो जीन्स डाला गया है, वो फसलें बीटी क्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, बीटी फसलें पूछा जाएगा किसके प्रति प्रतिरोधी है, सूखा है, कीट है, बाढ़ है, तो क्या बताओगे, कीट प्रतिरोधी। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल में एक जीवाणु होता है जिसे हम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कहते हैं। ये हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। कैसे? नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में बदल देता है। हाँ, यानी कि स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है और पौधे को दे देता है। पौधा उसको थैंक यू बोलने के लिए क्या करता है, जो अपना भोजन बनाता है वो जीवाणु को दे देता है, और फिर बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया ने जो मेहनत करी, पौधे ने उसको थैंक यू के रूप में भोजन दिया, और दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, है ना? तो क्या हुई, अच्छी दोस्ती हो गई, और इस अच्छी दोस्ती को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। सहजीविता, है ना? सहजीविता में क्या होता है, दोनों जीवधारी एक दूसरे को लाभान्वित करते रहे बिना किसी नुकसान के। अच्छा, एक एल्गा एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन है जिसे हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं, उसका नाम बताइए। हस्बैंड एंड वाइफ उसको नहीं कहते हैं, लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन। अच्छा, लाइकेन क्या सॉइल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, मृदा का निर्माण करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। ठीक है, करा सकता है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा आप और वापस आएंगे और आपको ये बताना है कि जो इंटरेस्ट ऑफ जीन और डिजायर्ड जीन जो होता है वो क्या होता है। हाँ, जो हम चाहते हैं, है ना, जो हम चाहते हैं और वो डालना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो वो हमारा इंटरेस्ट जीन है। और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको हम बोलेंगे अवांछनीय, अनवांटेड, है ना। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जब किसी प्लाज्मिड में मतलब कि जब किसी अवांछित जीन को हटाकर वांछित जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं तो उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? अच्छा, मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहते हैं? और मॉलिक्यूलर सीजर और नाइफ उसी को। अच्छा, जो डीएनए है, डीएनए का काम क्या है? ले जाता है। अच्छा, इसके अलावा बताइए, जो ऐसा कौन सा विषाणु है जो हमको लाभ पहुंचाता है? क्योंकि जीवाणु तो खैर लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन विषाणु भी है जो हमें लाभ पहुंचाता है। तो कौन सा विषाणु जो हमें लाभ पहुंचाता है? हाँ, बैक्टीरियोफेज। वेरी गुड, है ना। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। कहाँ पाया जाता है? गंगा जल में पाया जाता है भाई। ये क्यों हमारे लिए लाभदायक है? क्योंकि हानिकारक जीवाणुओं को खा जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को खा जाता है। ठीक है, और हानिकारक जीवाणुओं को खा जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, लाभदायक जीवाणुओं को खाएगा नहीं, हमारी सेल को कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो जीवाणु भोजी विषाणु, इसीलिए इसको कहा गया जीवाणु भोजी, जीवाणु का भोजन करने वाला विषाणु। ठीक है, उड़ती हुई मिसाइल को देखे हो कभी? वैसे ही रहता है ना। चलिए, कुछ बच्चों ने स्टैनले मिलर का सिद्धांत बनाया है, स्टैनले मिलर का प्रयोग बनाया है। स्टैनले मिलर प्रयोग का दूसरा नाम क्या है? स्टैनले मिलर प्रयोग जो है, एक्सपेरिमेंट है, इसका दूसरा नाम क्या है? चिंगारी विमुक्ति उपकरण। क्या कहते हैं? चिंगारी विमुक्ति उपकरण। क्योंकि वायुमंडल में जैसे आसमान में बिजली चमकती थी, उसी तरह से इन्होंने प्रयोगशाला में बिजली को चमकाया और स्पार्क बम्बार्डमेंट कराया, तो इसीलिए इसको चिंगारी विमुक्त उपकरण कहते हैं। जो टंगस्टन धातु के बने जो इलेक्ट्रोड थे, कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित की गई थी?
आज जाके पढ़ना है इसको, ठीक है, पढ़ोगे? चलिए उसके बाद बताइए इसमें मेथेन अमोनिया जो हाइड्रोजन था उसका अनुपात क्या था? हाँ, इसके अलावा आपने शुक्राणु कुछ बच्चों ने बनाया है। शुक्राणु नर जनन कोशिका है या मादा जनन कोशिका है? शुक्राणु का निर्माण किस ट्यूब में होता है? फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में होती है। हाँ, शुक्र जनन नलिकाओं। अच्छा, शुक्र जनन नलिका में कौन सी सेल जो है, कौन सी सेल से शुक्राणु बनते हैं? जर्माइनल सेल से, ठीक है। और जर्माइनल सेल से शुक्राणु बन गए और शुक्राणु को चाहिए भोजन, तो कौन सी कोशिकाओं से भोजन मिलेगा? सर्टोली कोशिकाओं से, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने पुष्प का बनाया है ना, कुछ बच्चों ने पुष्प का बनाया है। तो पुष्प में निषेचन जो होता है, पुष्प में जो निषेचन होता है, निषेचन किसे कहते हैं? जब पुष्प के परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे ये कहते हैं निषेचन। तो ये निषेचन क्या है? जब जो अंडाणु में जो होता है, जब जो एक मादा युग्म के साथ संलयित होता है तो इसे वास्तविक निषेचन कहते हैं। फिर एक दूसरा ध्रुवी केंद्रक आकर नर युग्म से संलयित होता है तो इसे द्विनिषेचन कहते हैं। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इसके द्वारा जो ग्लूकोज बनता है वो त्रिगुणित होता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, मूंगफली खाया को भी? कितने बच्चों ने खाया मूंगफली? सभी खाया। अच्छा, मूंगफली में एक छोटा सा पौधा जैसा कुछ निकलता है, देखिए, उसको भ्रूण कहोगे कि भ्रूणपोष कहोगे कि भ्रूणकोष कहोगे? उसको भ्रूण कहोगे ना, तो उसमें गुणसूत्र कितना होता है? 2n होगा, 3n होगा या n होगा? 2n होगा। और जो मूंगफली में दालें होती ना, मूंगफली में दालें, वो भ्रूणकोष है या भ्रूणपोष है? भ्रूणपोष, यानी छोटा सा पौधा उसी से भोजन लेगा, तो उसमें गुणसूत्र कितना होता है? 2n होगा, n होगा या 3n होगा? 3n होगा, बहुत सही। तो फिर भ्रूण कोष कहाँ है? उसके ऊपर पतली सी पन्नी झिल्ली चढ़ी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसके लिए क्वेश्चन ना पूछा गया हो तो बताओ। बायोगैस, बायोगैस मैंने पूछा था, शायद नहीं पूछा था। अच्छा, नहीं पूछे, चलो पूछ लेते हैं। बायोगैस का उपयोग बताइए। इससे मतलब खाना बनाने के लिए और घरों में रोशनी का। अच्छा, बायोगैस बनाने के लिए जो उसमें क्या क्या आप मिलाएंगे? गोबर और पानी। गोबर और, तो जो बायोगैस बनती है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं? मुख्य रूप से इसमें गोबर और जल होते हैं। नहीं, कौन कौन सी बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? जैसे